नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोमोलिक्यूल की। और बायोमोलिक्यूल में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक जो बच्चे आपके 12th में हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनकी भी कुछ जो डाउट होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड को लेके वो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बहुत लोगों को ये डाउट रहता है और मैथ वाले भी न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अच्छे टीचर ना होने की वजह से उनको सारे डाउट क्या क्लियरेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि लास्ट में आते आते ये न्यूक्लिक एसिड एक तरह से रेल की तरह पढ़ा दी जाती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता और उस पर कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अगर देखते हुए ये चीज़ को पढ़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड हर आपके फील्ड में कामगर हो चुका है। अगर आप CS भी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, आपको डीप लर्निंग में भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना ही होगा। तो क्यों ना शुरू से ही इन चीज़ों पे अच्छी पकड़ बनाई जाए कि लास्ट में हम चीज़ों को वापस पढ़ना ना पड़े। तो ये क्वेश्चन आप सभी ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा अपनी लाइफ टाइम में कि एक जो हाथी होता है उसका जो बच्चा होता है वो भी हाथी क्यों होता है, एक ह्यूमन्स का बच्चा भी ह्यूमन की तरह ही क्यों दिखता है। इन सब का जो राज छुपा है वो किसके अंदर छुपा है, वो एक ही चीज़ के अंदर छुपा है, वो छुपा है आपके न्यूक्लिक एसिड के अंदर। और न्यूक्लिक एसिड्स कितने तरह के होते हैं तो सबको पता है, एक होता है आपका DNA और एक होता है आपका RNA। अब क्या ह्यूमन के अंदर बस DNA ही पाया जाता है, RNA नहीं पाया जाता? नहीं, ह्यूमन के अंदर DNA भी पाया जाता है, RNA ही पाया जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो आपके स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम वायरसेस की बात करें तो उनमें DNA भी पाए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उनमें RNA भी उनका जेनेटिक मटीरियल होता है और RNA जब जेनेटिक मटीरियल होता है तो क्या सहूलियत उन ऑर्गेनिज्म को मिलती है कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA ही क्यों था। तो इन सारी जो कंसेप्ट्स है वो सारे क्वेश्चंस का आज जो हल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस सारे चीज़ों का आपको अगर जवाब चाहिए तो हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और जो हमारा चैनल है शिक्षालय उसको सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें कि ऐसे ही आपकी कंसेप्चुअल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो सर न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? देखिए न्यूक्लिक एसिड ये होता है कि बेसिकली ये क्या है, हमारी हेरिडिटी का बेसिस है। अब बहुत लोग ये कहेंगे सर हेरिडिटी का बेसिस न्यूक्लिक एसिड नहीं, जीन है। तो मैं चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और सारी जो सेल्स हैं उनके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो काफ़ी मोस्टली क्या होता है, डेंस पार्ट होता है, जो केमिकली काफ़ी रिएक्टिव होता है। और जो उसका रीज़न है वो आपके, अगर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, प्रोकैरियोट की बात नहीं कर रहा, प्रोकैरियोट में जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्कैटर्ड होता है, लेकिन यूकैरियोट की बात करें तो उनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंड होता है। तो ये जो सबसे जो डेंस पार्ट होता है वो केमिकली काफ़ी रिएक्टिव होता रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपके लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस को मैं आगे बताऊंगा वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, जैसे वो सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज सेंट्रल डोग्मा के बारे में भी बताने जाऊंगा आपको। तो हम कहाँ पे थे, न्यूक्लियस में बारे थे। तो न्यूक्लियस वो पार्ट होता है जहाँ पे आपका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम को आप हमेशा हर जो साइकिल है वो उस पर आप नहीं देख सकते। वैसे अगर आप सेल को, किसी भी ह्यूमन बॉडी की सेल को आप बाहर निकालें और उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो वहाँ पे आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। जी हाँ, क्रोमोसोम आपको बस सेल साइकिल के जो कुछ ही इवेंट्स होते हैं वहीं पे आपको क्रोमोसोम अच्छे से दिख पाएंगे, वहीं पे आपको क्रोमेटिड्स दिख पाएंगे और एक चेन आपको वहाँ पे दिखती हुई मिलेगी। लेकिन हमेशा आपको क्रोमोसोम नहीं मिलेंगे। जब आपका मियोसिस या माइटोसिस होगा तभी आपको क्रोमोसोम आपको सेल में देखने को मिलते हैं। उन क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, आपके DNA होते हैं या RNA होते हैं और उन DNA RNA के अंदर एक स्ट्रेच चेन होती है, छोटी सी स्ट्रेच की जो चेन होती है वो होती है जीन होती है। और जीन ही आपकी स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की। हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है कि एक पेरेंट से उसके अब यंग वन जनरेशन में जो उसकी जो कुछ आपकी ट्रेट्स हैं उनका ट्रांसफ़र होना ही हेरिडिटी कहलाता है। तो बेसिकली जीन ये काम कैसे करता है, तो जीन एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ चेन होती है जो कि प्रोटीन का कोड करती है। और प्रोटीन तो मैंने आपको पहले ही बढ़ा दिया है कि प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं उन सब का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस न्यूक्लिक एसिड के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब किन चीज़ों से बनके ये बना होता है, इन क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, इसके केमिकल बेसिस क्या है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 3 कंपोनेंट होते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो आपका पेंटोज शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको शुगर की सारी चीज़ें बता दी थी, पेंटोज शुगर का भी जिक्र किया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम न्यूक्लिक एसिड में पढ़ने वाले हैं।
दूसरी चीज़ जो होती है वो आपकी होती है फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव। अब फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड का मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ तो होता है H3PO4। अगर हम इसको स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे कोई मुझसे पूछेगा कि सर ये फॉस्फोरिक एसिड है तो ये एसिड कैसे है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे P से डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, जिसके साथ सिंगल बॉन्ड से आपके 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, उनके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों मुझे ये बताओ कि ये ऑक्सीजन की लिविंग प्रॉपर्टी या इस हाइड्रोजन की लिविंग प्रॉपर्टी, दोनों में से डिफरेंस क्या होगा और कौन जल्दी आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, छोड़ के आपको चला जाएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे एसिड इसलिए होता है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी आपका पोलर बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जो सेट पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट आउट हो जाते हैं, और जिससे ये जो बीच का जो बॉन्ड होता है काफ़ी वीक हो जाता है और हाइड्रोजन आपके यहाँ से निकल जाता है। और आप तो ये जानते हैं कि जो भी हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन जो भी देता है वो आपका एसिड कहलाता है, इसीलिए इसको फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। और इसमें से कम जो 3 हाइड्रोजन होते हैं वो आपके निकल सकते हैं, तो इसलिए क्या ये फॉस्फोरिक एसिड काफ़ी हाईली एसिडिक होता है। लेकिन हमने बात किसकी करनी है, इसके डेरिवेटिव की बात करनी है। तो डेरिवेटिव में किसकी बात करेंगे, यहाँ पे फॉस्फेट ईस्टर की बात करेंगे। और ईस्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, ईस्टर क्या होता है, ईस्टर कैसे बनेगा। ईस्टर ऐसे बनेगा कि अगर ये आपका जो हाइड्रोजन है हम इसको रिप्लेस करके यहाँ पे R, एक एल्किल ग्रुप को अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, आपका ईस्टर बन जाएगा। और कौन सा ईस्टर बनेगा ये भी देखिए, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि 3 हाइड्रोजन अपनी जो जगह है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं तो ये क्या बनेगा, फॉस्फेट मोनोईस्टर। अगर दूसरा हाइड्रोजन है इसको भी रिप्लेस करके यहाँ पे अगर मैं R लगा देता हूँ, अगर मैं आपको साफ यहाँ पे बनाऊँ अगर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे 2 R में लगा दिए हैं, तो ये क्या हो गया, फॉस्फेट डाईस्टर। अगर तीसरा हाइड्रोजन भी यहाँ से अगर मैं हटा दूँ और यहाँ पे आ लगा दूँ तो ये फॉस्फेट ट्राईस्टर, यानी ट्राईस्टर तक बन सकता है। लेकिन हमें किसकी यूज़ है, तो हमें यूज़ है आपकी बस डाईस्टर की, क्योंकि डाईस्टर जो होता है वो हमारे न्यूक्लिक एसिड में काम में आता है। लास्ट की बात करें तो यहाँ पे NB, ये NB क्या होता है, NB का मतलब है नाइट्रोजनस बेसिस का। अब नाइट्रोजन बेसिस में भी 2 टाइप होते हैं, आपके पिरिमिडीन है और प्यूरिन्स है, इसके बारे में हम थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, यूजुअली हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। अब ये पूछेंगे क्वेश्चन सर कि हेट्रोसाइक्लिक अब क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो उसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन के अलावा अगर आपका नाइट्रोजन भी हो तो क्या होता है, बहुत सारे एटम्स का ग्रुप हो जाता है, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक यहाँ पे बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के साथ एक और चीज़ क्या होने वाली है, नाइट्रोजन भी होने वाली है। अब हम पेंटोज शुगर की थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, कौन से पेंटोज शुगर हो सकते हैं। तो पहला जो पेंटोज शुगर होगा वो आपका राइबोस होगा और दूसरा जो होगा डीऑक्सीराइबोस होगा। अब यहाँ पूछो कि सर आपने 2 आपके यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के नाम क्यों लिखे हैं, आप ये बताइए। तो मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपका DNA होता है उसमें आपका क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस होता है। अब फिर आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये कैसे हो गया। तो अगर आप DNA की आप फुल फॉर्म पे जाओगे तो D मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस, N मतलब होता है न्यूक्लिक और A मतलब होता है एसिड, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी पूरी फुल फॉर्म होगी। तो इससे तो आपको ये क्लियर हो गया कि वहाँ पे कौन सा आपका पेंटोज शुगर होगा, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर ही होगा। लेकिन अगर RNA में बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे यार, यहाँ पे R दोनों सेम है, तो सेम नहीं है, ये एक ही है। यहाँ पे क्या होगा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होगा। ये बातें आपको ध्यान में आ गई। अब ये पूछोगे कि सर डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ये पेंटोज शुगर बनता कैसे है। तो मैंने जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया था कि उसका जो फर्स्ट यानी जो एल्डिहाइड था उसके 5th नंबर के हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिएक्ट करता था और एक ऑक्सीजन को क्रिएट करता था। बेसिक काम यहाँ पे भी होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है, आपके 5 कार्बन है, जिसमें से ये आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपके 3rd नंबर के जो हाइड्रोक्सी ग्रुप से उससे रिएक्ट करेगा और यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे एक OH आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा और ये यहाँ पे O बना देगा। ठीक है, तब ये इसको अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर इसको बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा,
कुछ ये बनेगा और एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब आप पूछोगे कि सर दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या हैं और कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके पेंटोज शुगर में आपके फॉर्म होते हैं और डीएनए में कौन सा होता है और आपके आरएनए में कौन सा होता है। तो मैंने आपको ग्लूकोज में भी दो स्ट्रक्चर बनाए थे, एक आपको मैंने बताया था अल्फा और एक मैंने बताया था आपको बीटा। तो यहाँ पे अल्फा होगा, आपके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वहाँ पे अल्फा होगा कि बीटा होगा, आप इसको जानते हैं कि कौन सा होने वाला है। तो हम यहाँ पे इसको अगर चेन स्ट्रक्चर में देखें तो वहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज मैंने पढ़ाया था, कौन सा स्ट्रक्चर, ये फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है। पायरानोज किस में था, जो पायरानोज था वो आपकी इसमें था, आप खुद से सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा कि पायरानोज हमने किस में पढ़ा था। ये जो स्ट्रक्चर है आपका फ्यूरानोज है। अब इसमें हम जानते हैं कि बीटा में और अल्फा में क्या चेंजेस होते हैं। अगर फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है, ठीक है, उसमें अगर जो OH ग्रुप है वो अप साइड में है तो वो आपको क्या होगा, बीटा होगा। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो जो OH ग्रुप है वो डाउनवर्ड साइड में है और बाकी चीज़ें जब देखेंगे तो बाकी चीज़ें आपकी पूरी सेम होने वाली है, पूरा स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर को बना के आपको पूरी तरह से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपको जानना ही पड़ेगा। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं जानोगे पूरे न्यूक्लिक एसिड का, आप पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। तो ये पहले क्या है, एक बेसिक यूनिट है जिसमें से अगर OH ऊपर है तो बीटा होगा, अगर OH नीचे है और बाकी अगर देखोगे तो यहाँ पे HOH है, यहाँ भी HOH है, यहाँ भी HOH है, यहाँ भी HOH है, यहाँ भी CH2OH है, CH2OH है, H है, यानी सारी जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। बट डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है उसमें OH अगर ऊपर होगा तो बीटा होगा और अगर OH फर्स्ट नंबर कार्बन में नीचे होगा तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने की ये है कि जितने भी आपके अल्फाज होते हैं वो आपके डीएनए में नहीं होते हैं। जी हाँ, इसको आपको तो नहीं पढ़ना है, बस आपको ये जान लेना है कि जो अल्फा होगा उसमें OH जो होगा वो नीचे होगा और बीटा में OH होगा ऊपर होगा। लेकिन आपको मेन जो आपको कंसंट्रेट करना है वो बस इस पे करना है कि आपके डीएनए और आरएनए में बस आपके बीटा डीराइबोस फ्यूरानोज स्ट्रक्चर ही होते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि सर राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, राइबोस से पता चल गया कि राइबोस हमारा ऐसे होता है, लेकिन सर डीऑक्सीराइबोस क्या होता है। अगर मैं काम करता हूँ, ये मेरा पहला कार्बन है, ठीक है, और ये मेरा दूसरा कार्बन है, ये मेरा तीसरा है, ये मेरा चौथा है, ये मेरा पांचवा कार्बन है। 5 कार्बन थे। अगर सेकंड में से मैं ऑक्सीजन को यहाँ से गायब कर देता हूँ और यहाँ पे बस एक हाइड्रोजन को अटैच कर देता हूँ तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस। जी हाँ, और ये डीऑक्सीराइबोस क्यों बनता है डीएनए में और इसकी स्ट्रक्चर पे इससे क्या प्रभाव पड़ता है, केमिकल स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम क्या करें इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज हमने किसके बारे में बात की, आज हमने बात की न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है इसके बारे में बात की, और दूसरी चीज़ क्या बात की कि न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स के बारे में बात की है, आपके फॉस्फेट ईस्टर के बारे में बात की और आपके अल्फा और बीटा राइबोस स्ट्रक्चर के बारे में बात की। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जरूर जुड़िएगा क्योंकि कुछ और लाइफ की कुछ प्रोसेसेस और डीएनए की कुछ और गुत्थियाँ सुलझाने के लिए हम इसी चैनल पर अगली वीडियो में हाजिर होंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।